हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो जुलाई 2023 में जो ITI का एग्ज़ाम होने वाला है NCVT के द्वारा, अगर उसमें वो अपीयर हो रहे हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ITI में दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक आपका प्रैक्टिकल होता है और दूसरा जो होता है आपका CBT एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में कंडक्ट करा दिया जाता है और जो CBT एग्ज़ाम है वो आपका सेंटर किसी दूसरी जगह आपको, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं, किसी सेंटर पे, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर सेकेंड ईयर के हैं तो वो दूसरी बार इस तरह के एग्ज़ाम से फेस करेंगे और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो पहली बार इस तरह का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि किस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका एक ट्रेड है वेल्डर ट्रेड में जो लास्ट ईयर या 2-3 साल पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, उस तरह का ये आपका वीडियो है। उसमें पैटर्न दिखेगा आपको, कैसे क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन रहता है या ज़्यादा हार्ड रहेगा या आपको मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, तो उसी के बारे में ये आपका वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे जो भी अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका 2020 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। ऑल इंडिया टेस्ट AITT जिसे हम लोग बोलते हैं। नाम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, आपका स्टूडेंट का रोल नंबर दिया रहता है, डेट ऑफ बर्थ, ड्यूरेशन कितने साल का है, एग्जाम का यूज़र ID, नेम, फादर्स नेम, ट्रेड और एग्जाम ID, ये सभी डिटेल दिया रहेगा। आप उसके बाद आता है कि आप क्वेश्चन जो है सीरियल वाइज से आपको क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो पहले भी बताया था अपने एक वीडियो के माध्यम से, टोटल आपको जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे आपको ट्रेड थ्योरी। तो ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत 3 पोर्शन आता है, एक आपका ट्रेड थ्योरी, दूसरा वर्कशॉप कैलकुलेशन और तीसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ट्रेड थ्योरी से आपको 38 क्वेश्चन रहेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 और ED से 6, यानी टोटल आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये 100 मार्क्स का होगा। उसके अलावा आपको 25 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का रहेगा, जिसके जो टोटल नंबर होंगे ये 50 होंगे, यानी टोटल 50 ये और 100 ये 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन CBT। तो ये हो गया पैटर्न। उसके बाद अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो कुछ क्वेश्चन है आपको दिखा रहा है कैसा क्वेश्चन रहता है आपका, वेल्डर ट्रेड का है। इसमें है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेमी सर्कुलर डिपोजिटेड ऑन अ वेल्ड बीड। वेल्ड बीड पर अर्थ परिपथ को जमा करने वाले का नाम क्या है। ठीक है, जैसे आप ये प्लेट है, इस 2 प्लेट में अगर आप वेल्डिंग करते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं तो उसके ऊपर ये इस तरह का आपका कर्व बनता है। ठीक है, तो ये कर्व क्या कहलाता है, जैसे कि आपका ये कर्व बना तो इस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, रेनफोर्समेंट कहते हैं। जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो आप अपना जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको दिखने लगेगा कि राइट आंसर आपका ये है और आपने जो मार्क किया है वो D है, तो आपका रॉन्ग है कि राइट है ये आपको शो होने लगेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, विच नोजल शोज इन फिगर रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ नोजल। मतलब चित्र में दिखाया गया कौन सा नोजल की प्रतिस्थापन की आवश्यकता है, मतलब कि कौन सा नोजल इसमें खराब हो गया है जिसको बदलने की ज़रूरत है। तो 4 तरह के आपको नोजल दिख रहे होंगे, ये देखिए आप 4 तरह का नोजल दिख रहा है A B C D। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको कुछ यहाँ पे पार्टिकल्स जमा हो गए हैं, इसमें भी बहुत कम पार्टिकल जमा है। ये आपका पूरा होल जितना है वो सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरा जो आपका जो वहाँ पे होल होता है नोजल में वो पूरा क्या हो गया, बंद हो गया। तो इससे अब गैस बाहर नहीं निकलेगा, गैस बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, हमें जो इससे फ्लेम बनना चाहिए वो फ्लेम नहीं बन पाएगा। तो हमें रिप्लेस करने की कौन से नोजल की आवश्यकता है, जो D नंबर नोजल है उसे रिप्लेस करने की आवश्यकता है, तो आंसर आपका D हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन है, ये आपका फिगर दिया गया है, पूछ रहा है ये कौन सा क्लैंप है, तो इसे हम लोग C क्लैंप के नाम से जानते हैं। जो वेल्डर वाले स्टूडेंट है वो देखे भी होंगे। उसके बाद है कि विच पार्ट ऑफ द हैमर फिट्स इनटू द हैंडल फॉर इट्स रिजिडिटी। मतलब हैंडल का कौन सा पार्ट, हथौड़ा का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है, तो इसे हम लोग वेज बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम लोग वेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द हॉटेस्ट पॉइंट इन ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सीएसिटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो गर्म बिंदु होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वो 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका ऑप्शन D हो जाएगा सही। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द मेथड टू प्रोड्यूस अ स्ट्रेट वेबल कट। ठीक है, जब हम लोग गैस कटिंग करते हैं तो गैस कटिंग में एक वेवल कट आता है। जब मोटा प्लेट होता है, प्लेट की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग क्या करता है, किनारे को प्रिपेयर करते हैं, तो वेवल कट होता है। तो वेवल कट बोल रहा है कि अगर कटना हो तो हमने कौन सा मेथड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसमें 2 स्ट्रेट बार को हम लोग गाइड बना के उस पर क्या करते हैं, जो ब्लो पाइप होता है उसको स्लाइड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D, यूजिंग 2 स्ट्रेट बार क्लैंप एज अ गाइड। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट इफ टू मेंबर्स वेल्डेड इन द सेम प्लेट। यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो जॉइंट का नाम क्या कहलाता है। अगर देखिए दो प्लेट को अगर एक ही लेवल में हम लोग इस तरह ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये बट ज्वाइंट कहलाता है। सभी लोग जानते होंगे ज्वाइंट के बारे में। तो ये आपका बट ज्वाइंट है। अगर दो प्लेट को एक ही लेवल में रखते हैं, इसके बीच अगर 180 डिग्री का कोण बनता है तो वो बट ज्वाइंट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मेटल यूज टू मेक अर्थ क्लैंप इन अ वेल्डिंग मशीन। अर्थ क्लैंप जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग मशीन में अर्थ के लिए, तो वो किस धातु का बना होता है, तो वो कॉपर एलॉय का बना होता है। और जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है उसके अंदर भी जो धातु होते हैं वो भी आपका कॉपर एलॉय का बना होता है। उसके बाद है व्हाट शुड बी द एंगल फॉर अ डबल बेवल कट। डबल बेवल कट, जैसे आपका ये प्लेट है, ये प्लेट का थिकनेस हो गया, तो सिंगल बेवल कट मतलब अगर एक तरफ से ये हम पोर्शन ये काट के हटा दे रहे हैं तो ये सिंगल हो गया। अगर दोनों तरफ से ऊपर और नीचे भी हम अगर ये पोर्शन काट के हटा दे रहे हैं, ये दोनों कट जाएगा, तो प्लेट जो अब कटिंग के बाद जो बचेगा वो इस तरह का बचेगा। तो ये आपका डबल बेवल कट हुआ। तो डबल बेवल कट में जो एंगल होता है वो आपका 45 डिग्री का होता है। उसके बाद आपका वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो एसी को डीसी सप्लाई में हम लोग वेल्डिंग करने के लिए रेक्टिफायर सेट का यूज करते हैं, क्योंकि जब डीसी वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो आपका वेल्डिंग बीट बनता है उसका जो रिपल होता है वो बहुत स्मूथ आता है। तो हम लोग बहुत सारी जगह में एसी के जगह डीसी वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जो रेक्टिफायर सेट होता है उसका इस्तेमाल करता है एसी से डीसी में बदलने के लिए। उसके बाद विच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। तो बेयर वायर इलेक्ट्रोड मतलब कि जिसपे कोई भी कोटिंग, फ्लक्स का कोई भी कोटिंग नहीं चढ़ा होता है, उसे हम लोग बेयर वायर इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो दो तरह का पोलरिटी होता है, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी। तो स्ट्रेट पोलरिटी में हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर अगर कोटिंग नहीं होती है तो हम लोग स्ट्रेट पोलरिटी में बेयर वायर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट पोलरिटी में जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है उस पर निगेटिव टर्मिनल होता है और जो जॉब होता है उस पर पॉजिटिव होता है। तो इस पॉइंट पे कम हीट आता है, इसलिए बेयर वायर इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि ये अगर ज़्यादा हीट आएगा तो ये पिघल जाएगा, और जॉब पे हम लोग ज़्यादा हीट रहता है तो इसको हम लोग पॉजिटिव को जॉब से ज्वाइन करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका स्ट्रेट पोलरिटी। उसके बाद है आपका व्हाट इज़ द ईजीएस्ट पोजीशन टू वेल्ड। वेल्ड करने के लिए सबसे आसान स्थिति क्या है। तो वेल्डिंग जो हम करते हैं वो 4 पोजीशन में करते हैं। फ्लैट, जिसे हम लोग डाउन हैंड भी बोलते हैं, वर्टिकल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो सबसे जो आसान होता है वो आपका फ्लैट। अगर प्लेट किसी भी स्थिति में मतलब कोई टेबल पे रखा हो, अगर उसके ऊपर से आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो फ्लैट या डाउन हैंड कहलाता है। तो इसमें सबसे आसानी से हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। तो फ्लैट जो है आपका फ्लैट पोजीशन वो सबसे आसान होता है। उसके बाद विच आर्क लेंथ प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। तो 3 तरह का आर्क लेंथ होता है आपका, शॉर्ट आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ और नॉर्मल आर्क लेंथ। ये 2 आर्क लेंथ कोई नहीं होता है, बस 3 ही आपका आर्क लेंथ होता है। तीनों को अलग अलग आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सा आर्क लेंथ है। तो जो पॉपिंग साउंड है वो आपका शॉर्ट आर्क लेंथ में प्रोड्यूस होता है, उसे हम लोग पॉपिंग साउंड कहते हैं। उसके बाद है व्हाट शुड बी द बेवल एंगल फॉर एज प्रिपरेशन ऑफ 6 mm थिकनेस पाइप वेल्डिंग। 6 mm अगर मोटा प्लेट है उसको अगर हमें वेल्डिंग करना है तो उसके एज को जो प्रिपेयर करेंगे उसका एंगल कितना होगा। तो इसका चार्ट है, आप चार्ट देख लीजिएगा, आपकी बुक में होगा जो वेल्डर ट्रेड थ्योरी है उसमें। तो इसका जो एंगल होगा तो आपका 30 से 35 डिग्री होगा। उसके बाद है कि आपका CCMS फिलर रड का कौन सा आकार 8 mm मोटी वेल्डिंग प्लेट जिसमें V आकार का एज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो CCMS होता है आपका, इसको हम लोग कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील फिलर रड बोलते हैं। तो ये जनरली आपका जो 5 mm है, इसमें भी आपको चार्ट देखना पड़ेगा कि जो इतना मोटा प्लेट है उतना ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड का साइज़ सिलेक्शन करना है। जितना ज़्यादा मोटा प्लेट होते जाएगा आपको इलेक्ट्रोड का साइज़ भी उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका विच मेटल इन वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डिके डिफेक्ट। ठीक है, तो वेल्ड डिके आपका एक प्रकार का डिफेक्ट है, ये आपका स्टेनलेस स्टील जो मेटल है उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर गैस वेल्डिंग अ पाइप विथ वॉल थिकनेस 6 mm। अगर 6 mm प्लेट है आपका गैस वेल्डिंग करना है तो उसमें जो एज का प्रिपरेशन होगा वो क्या होगा। तो 6 mm बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उसमें हमको सिंगल भी प्रिपरेशन करेंगे तो आसानी से हम लोग उसको वेल्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लास्ट बिट ऑफ द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड।
जो इलेक्ट्रोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में जो पोर्शन बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो आपका स्टब एंड कहलाता है। STUB स्टब एंड कहते हैं जिसे, जो लास्ट में आपको वेल्डिंग करने के बाद बच जाता है छोटा सा पोर्शन, वो 10 से 20% होता है टोटल इलेक्ट्रोड के लेंथ का। उसके बाद व्हाट इज़ द टर्म फॉर द डेप्थ ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेल्ड मेटल। वेल्ड मेटल की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या है, तो ये पॉपुलर आपका वर्ड है पेनिट्रेशन, बहुत जगह पूछा भी जाता है। तो हम डेप्थ ऑफ फ्यूजन को पेनिट्रेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हॉट वेल्ड जॉइंट रैपिडली हैमर टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस। मतलब कोई भी जॉब है, अगर उसके अंदर से हम लोग रिलीव करते हैं इंटरनल स्ट्रेस को, तो उसको जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पिनिंग कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिनिंग कहते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द NDT मेथड यूजिंग साउंड एज अ सोर्स। मतलब दो तरह का टेस्ट होता है, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आपका कौन सा मेथड यूज किया जाता है, साउंड एज अ सोर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टेथोस्कोपिक टेस्ट का यूज करते हैं, साउंड के रूप में उसका टेस्ट करते हैं। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन अ विजुअल इंस्पेक्शन इन NDT। ठीक है, NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को जो इंस्पेक्शन है वो कितने स्टेज में कंप्लीट किया जाता है, तो वो 3 स्टेज में आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द टेस्ट इन विच द वेल्ड क्वालिटी इज टेस्टेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जॉब। मतलब कि वेल्ड का क्वालिटी चेक करते हैं जॉब को बिना डिस्ट्रॉय के, मतलब कि जॉब खराब नहीं होगा और उसका हम लोग टेस्टिंग भी कर लेंगे। तो ये होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव जो होता है उसमें जॉब खराब हो जाता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव में जॉब आपका खराब नहीं होता है। अच्छा, आपका व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट आर मेड बाय द ग्रूव वेल्ड इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। GMA वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जॉइंट का बनाए जाते हैं। तो ग्रूव वेल्ड मतलब समझ रहे हैं आप कि आपका जो होता है इस तरह का प्लेट होता है, तो इसमें जो वेल्डिंग होता है वो आपका बट वेल्ड कहलाता है। इसमें आपका क्वेश्चन में ये डाउनलोड करते समय फिगर नहीं दिया गया, तो इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है जिसमें आपको फिगर दिया रहेगा, पार्ट्स का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद है आपका कि ओवरहेड क्रेन फ्रेम के वेल्डिंग जॉइंट की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण हमें पहनने चाहिए। अगर कोई ओवरहेड वेल्डिंग हो रही है तो उसका इंस्पेक्शन करने के लिए हमें क्या पहनना चाहिए, तो हमें ऊपर जो भी वेल्डिंग हो रही है उसके लिए हमें हेलमेट पहनने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर ऊपर से कुछ गिरेगा तो हमारे जो सर है उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा। उसके बाद है हाउ द फिलर वायल इज फेड इन द GMA वेल्डिंग प्रोसेस। मतलब जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग करते हैं उसमें फिलर वायर कैसे फीड होता है, तो वो ऑटोमेटिक उसमें आपका लगा रहता है रोलर, उससे आपका ऑटोमेटिक क्या होता है वो फीड होते रहता है, आपको फीड करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद है टिग वेल्डिंग में उच्च गलनांक का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा आता है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो होता है टिग वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि इसका जो भी मेटल है सबसे ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 से आसपास इसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये जो भी मेटल है सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है इसी का है, इसलिए इसका हम लोग टिग वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं और ये नॉन कंज्यूमेबल है, कंज्यूम नहीं होता है। विच क्रिस्टल रड इज़ यूज्ड इन लेज़र बीम। लेज़र बीम में किस क्रिस्टल रड का यूज़ करते हैं, तो हम लोग रूबी रड का इसमें यूज करते हैं लेज़र बीम की वेल्डिंग में। व्हाट टाइप ऑफ मेटल जॉइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। ठीक है, फ्रिक्शन वेल्डिंग में जो मेटल जॉइंट होता है वो किस प्रकार के होते हैं, तो उसमें आपका डी सिमिलर मेटल। ठीक है, डी सिमिलर मेटल, एक ये पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन हो गया, दोनों क्या होता है एक फिक्स रहेगा, ये आपका जैसे फिक्स हो गया तो ये रोटेट करेगा और दोनों को फिर हम जब ये रोटेट करेगा और इसको हम लोग क्या करेंगे इसके पास लाके फिर टच कराएंगे, तो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे हीट जनरेट होता है और उसके बाद इसमें वेल्डिंग होता है। उसके बाद है विच वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर्ड द सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल हीट। एक्सटर्नल हीट हम किस में सप्लाई नहीं करते हैं, तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में हम एक्सटर्नल हीट नहीं सप्लाई करते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन के कारण ही आपस में जब घर्षण होता है तो उसी से हीट जनरेट होता है और वो वेल्डिंग होता है। विच वेल्डिंग प्रोसेस वेयर अ नगेट इज फॉर्म इन द वेल्ड जॉइंट। तो जब आप स्पॉट वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, तो एक प्लेट के ऊपर जब दूसरा प्लेट रखेंगे तो जब ये आपका इलेक्ट्रोड ऊपर और नीचे दोनों तरफ रहता है, इसको प्रेस करेंगे तो इसके बीच में आपका एक नगेट बन जाता है, ये आपका स्पॉट वेल्डिंग में आता है। उसके बाद विच इलेक्ट्रोड इज मूवेबल इन स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग में आपका इलेक्ट्रोड एक ऊपर बताया, एक ऊपर रहता है, एक आपका इस तरह नीचे रहता है, तो कौन सा आपका जो इलेक्ट्रोड है वो मूव करता है, तो नीचे वाला फिक्स रहता है और ऊपर वाला क्या होगा, ये आपका नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा। पैर से जैसे ही प्रेस करिएगा नीचे मशीन में
तो ये आपका इलेक्ट्रोड नीचे आ जाएगा, फिर छोड़िएगा तो इसको ऊपर आ जाएगा। तो जो अपर इलेक्ट्रोड होता है वो आपका मूवेबल होता है, उसी के द्वारा हम वेल्डिंग करते हैं स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो स्पॉट वेल्डिंग होता है उसमें जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, कॉपर का मिश्रण होता है। उसके बाद विच प्रोसेस इज़ यूज टू कट स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील को कट करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं? तो प्लाज्मा आर्क कटिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील की कटिंग के लिए। उसके बाद आपका व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेटल बिल्ट अप ऑन द वर्म आउट मेटल पार्ट्स? मतलब घिसे हुए धातु के भागों पर धातु के निर्माण का उद्देश्य क्या है? मतलब कोई भी पार्ट घिस गया है और उसको फिर से रिपेयर करना है तो उसका मतलब उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है? तो उसका मेन पर्पस है कि उन्हें अच्छा और नया बनाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी है वो फिर से आ जाए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रोड एंगल वाइल बिल्डिंग अप वॉर्न आउट शाफ्ट? वॉर्न आउट शाफ्ट के निर्माण के लिए आपको इलेक्ट्रोड का एंगल क्या होना चाहिए? तो जो इलेक्ट्रोड का एंगल जनरली हम लोग 70 से 80 डिग्री जब भी वेल्डिंग करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड का एंगल होता है वो हम लोग 70 से 80 डिग्री रखते हैं वेल्डिंग के दौरान। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए आपको ट्रेड थ्योरी से, कुछ क्वेश्चन आपको मैथ से रहेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपका ड्राइंग से रहेंगे। तो इस तरह मिला के टोटल आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे आपको ट्रेड थ्योरी में, 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का, 6 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का और 6 क्वेश्चन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, ये 50 होगा और 25 क्वेश्चन आपको रहेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो आप भी एक बार देख ले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका पैटर्न क्या है, और जो हमने PDF आपको बताया था कि कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सा PDF आपको पढ़ना है, आप उससे भी मिला लें कि ये सभी क्वेश्चन उसमें है या नहीं है। तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है सब आपको वहीं से मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन है जो आपको नहीं मिलेंगे। तो आप भी अच्छे से देख ले और उसी के अकॉर्डिंग आप भी अपना पढ़ाई करें कि किस तरह का पैटर्न आपको आता है एग्जाम में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।